सबसे पहले मैं आता हूँ संदीप यादव जी आपके पास। डॉक्टर संदीप, चूँकि आप इसके जो है प्रणेता हैं, ये बतलाइए ये जो जाति गणना तो करा नहीं रहे हैं, ये जनगणना करा रहे हैं। अब जनगणना से अब जो है ये लोगों को पढ़ लिया, लोगों ने मैट्रिक पास कर लिया तो अब तो इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना चाहिए था, ये कह रहे हैं 9वीं क्लास में एडमिशन ले लो। तो ये जो है जनगणना करके क्या करेंगे? जाति गणना कराने में क्या दिक्कत थी? साथ में करा लेते, जाति भी पूछ लेते किस जाति के हो। जी। बिल्कुल, आप सभी को नमस्कार। और आप देखिए, बिहार में वैसे तो दुनिया में जो जनगणना शुरू हुई, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4000 ईसा पूर्व में सबसे पहले करीब करीब 3800 ईसा पूर्व, 3800 साल ईसा पूर्व सबसे पहले बेबीलोनियन एम्पायर ने अपने यहाँ जनगणना कराई। और ये पूरी दुनिया में जनगणना होती रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। और उसके बाद हान डायनेस्टी चीन की, उसने सेकेंड सेंचुरी एडी में कराई। और दुनिया के तमाम देशों में, इंका अंपायर में मंगोलिया और इंग्लैंड 11वीं शताब्दी में करा रहा था ये सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश में जनगणना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जानने की जरूरत है कि आप पॉलिसी कैसे बनाओगे, कितने लोग हैं आपके यहाँ, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने संपन्न हैं, कितने विपन्न हैं। अगर विपन्न है तो उनको कैसे हमको एम्पावर करना है, एडुकेशन की कमी है, किस रीजन में कमजोर हैं, किस तबके में कमजोर हैं। अगर अब भारत में ही जाति की समस्या है, दुनिया के कुछ देश और हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे जाति नाम की चीज नहीं है। तो अब जाति अगर है भारत में तो उसको सबसे पहले एड्रेस करनी चाहिए। अब इतने बड़े बड़े चिंतक हुए, इतने बड़े बड़े चिंतक हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि एनिलेशन ऑफ कास्ट। भाई, कास्ट को जब तक आप एनिलेट नहीं करोगे तब तक भारत भारत नहीं बन सकता है। उन्होंने जात पात तोड़क मंडल ने उनको बुलाया था, और जिन्होंने बुलाया था वो अपने आप में क्रांतिकारी व्यक्ति थे। संत राम बीए ओबीसी जाति के थे, जाति से कुम्हार थे। और लाहौर में उन्होंने उस समय सोचिए कि कितने प्रगतिशील रहे होंगे संत राम बीए। और उन्होंने चूंकि टाइटल भी लगा रखी थी अपने नाम के साथ, बीए थे, वो ग्रेजुएट थे उस जमाने में, और एकदम सही में ग्रेजुएट थे। उनकी विजन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कास्ट के एनिलेशन के लिए बुलाया, लेकिन बाबा साहब ने क्रांतिकारी थीसिस लिखी और उसको पहले ही भेज दिया। और भेजने के बाद लोगों ने पढ़ा, हालांकि संत राम बीए उसके पक्ष में थे, बाकी जो आयोजक थे उन्होंने विरोध किया, वो हो नहीं पाया, लेकिन वो किताब के रूप में छपी। और ये जो जाति एक समस्या है इस देश में, इसके बारे में केवल बाबा साहब ने ही नहीं कहा है। ये थीसिस तो दुनिया के जितने बड़े चिंतक रहे हैं, मतलब भारत के, क्षमा करिएगा, अब रैदास को लीजिए, वो 15वीं शताब्दी में एक बड़े संत थे। उनसे पहले बसवन्ना थे, वो कर्नाटक से थे। रैदास ने तो कहा कि रैदास ने कहा कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। साफ साफ उन्होंने 2 लाइन में कह दिया। और इस बात को मैंने सुना एक बार जब प्रधानमंत्री अपने मन की बात में रैदास को इसी दोहे को कोट कर रहे थे। पता नहीं किसने लिखा होगा, या हो सकता है उन्होंने अपने से, वो तो जानकार है, मान लीजिए विद्वान है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको कोट किया। मैं सुन रहा था अपनी गाड़ी के भीतर रेडियो में, तो मुझे लगा कि अगर इस बात के बारे में लोगों को, अगर व्यक्ति को मालूम है, तो उसको साफ साफ जानना चाहिए कि जाति कितनी बड़ी समस्या है। और हर प्रगतिशील व्यक्ति इस जाति में बंध के नहीं रहना चाहता है, क्योंकि जाति एक ऐसा कैंसर है समाज का जो आपको खा जाएगी, और खा रही है भारत को। जाति एक ऐसी नेटवर्किंग है, राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि कास्ट एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है। अगर कोई मजबूत जाति से आता है तो वो अपनी नेटवर्किंग से कभी टाइम्स नाउ में नौकरी करेगा, कभी एनडीटीवी में नौकरी करेगा, कभी आज तक में नौकरी करेगा, कभी दैनिक भास्कर में नौकरी करेगा, कभी वहां एडिटर हो जाएगा, कभी दैनिक जागरण में एडिटर हो जाएगा, कभी जनसत्ता में हो जाएगा। उसके लिए बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है जो तथाकथित मार्जिनलाइज तबके से आता है, क्योंकि जाति जो है ना, वो पूरी व्यवस्था को अमानवीय बना देती है। अब देखिए, राम मनोहर लोहिया कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है, और जो कमजोर जातियां हैं उनका जाति वहीं पर दोगुना शोषण करती है। देखिए, मजबूत के लिए वो एक सेफ्टी वॉल्व है, और कमजोर के लिए एक समस्या है, दुधारी तलवार की तरह काटती है उसको उल्टा। तो ये जाति जो है ना, जाति जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा, जाति ठीक कैसे होगी? रैदास 15वीं शताब्दी से कहते हुए आ रहे हैं। कबीर भी कहते थे ब्राह्मणों को, तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट का है नहीं आया। वो मजाक उड़ाते थे ब्राह्मणवाद का,
कहते थे कि तुम जो अपने को श्रेष्ठ कहते हो, तुम बताओ कि कहीं और से पैदा हुए हो क्या? तुम भी तो वहीं से पैदा हुए, तो श्रेष्ठ कैसे हुए? तुम भी वही हुए। तो मेरा कहने का मतलब है धनंजय जी, कि सारी चीजों की मैंने जड़ में भारत में, एक और मैं आंकड़ा देता हूं आपको, 2-3 आंकड़े देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आईआईटी खड़गपुर खोला, आईआईटी खड़गपुर की शुरुआत की आईआईटी के ग्रेजुएट्स के लिए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लोग अपर कास्ट थे, अपर क्लास थे। पढ़ने के बाद उनका ब्रेन ड्रेन हो गया, वो बाहर चले गए, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जापान ने बहुत कुछ हद तक अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भारत से बहुत सारी चीजें ली थी। और जापान, अभी उसकी आबादी 12 करोड़ है धनंजय जी। जापान ने क्या किया कि सबसे पहले वहां उसने स्कूल एजुकेशन को मैंडेटरी बनाया हर आदमी के लिए, सबको स्कूलिंग उसने अनिवार्य किया। जब स्कूल शिक्षा सभी मिल गई, तब जाकर उसने पहला विश्वविद्यालय खोला। और दूसरी बात, अगर हमारे यहां मजदूर, वर्किंग क्लास का व्यक्ति मतलब 8 साल की पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो वही मामला जापान में 14 साल का है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं धनंजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है ये। आपको मैं बताऊं कि आप चूंकि बंबई में रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। बंबई की आज की जो पहचान है वो माया नगरी की है, आर्थिक राजधानी की है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उससे पहले बंबई की जो पहचान थी वो थी एक बहुत बड़े व्यापार केंद्र के रूप में, वो भी कपड़े के कच्चे माल के निर्यात के केंद्र के रूप में। सबसे पहले वहां लोगों ने इसमें पैसा बनाया। अब ये कहानी सुनिए, गुजरात से मारवाड़ी और ये जितने लोग आए बंबई, ये भारत 1890 में जो कच्चा माल है ना कपड़े का, वो चाइना और जापान को करीब करीब 85 से 90% निर्यात करता था और एक बहुत बड़ी पावर था। लेकिन हुआ क्या कि हमने अपने मजदूरों को अपडेट नहीं किया, उनको स्किल नहीं बढ़ाई, और जापान और चाइना ने अपनी जो स्कूल एजुकेशन थी, अपनी जो स्किल थी मजदूरों की, जापान ने इस पर खूब काम किया। और उल्टे ये होने लगा कि कुछ दिन के बाद भारत का कपड़ा व्यापार टूट गया। आपको मालूम है कि कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, वो बर्बाद हो गया शहर। बंबई बर्बाद हो गया, गुजरात जो कि बहुत बड़ा कपड़े का केंद्र था पूरी साउथ एशिया में, वो बर्बाद हो गया। और मजबूत कौन हो गया? चाइना और जापान, केवल इस वजह से कि उन्होंने अपने मजदूरों की एजुकेशन पर जोर दिया और उनकी स्किल को बढ़ाया। और उल्टे अब भारत, एक समय ऐसा है कि सारी जो बंबई में कपड़े की मिलें थी वो खंडहर बन चुकी हैं, वो खंडहर बन चुकी हैं। इसलिए अब वो पूरा कपड़ा उद्योग चौपट हो चुका है और अब भारत उल्टे उनसे आयात करता है। हमारी ये स्थिति है कि बहुत सारे कपड़े तो चाइना से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो हमारी जो हमने काम नहीं किया समय के साथ। एक और बात मैं बताता हूं, 90 में मंडल कमीशन लगा, इसको मैं कई बार आपके सामने कह चुका हूं, लेकिन फिर से मैं इसको कह रहा हूं कि 90 में मंडल लगा, वो एक प्रगतिशील निर्णय था ताकि जो वंचित जनता है भारत की उसको न्याय मिले। उसके लिए सरकार ने 7 अगस्त 1990 को निर्णय लिया। लेकिन जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स के लोग थे, उन्होंने तुरंत उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, वो बाबरी मस्जिद और कमंडल का, उसको उन्होंने प्ले अप किया। क्योंकि मीडिया उनके कंट्रोल में थी, वो जाति का कनेक्शन था, वो एक नेटवर्किंग थी, उसके आधार पर उन्होंने व्यापक नेटवर्क बनाया, नैरेटिव बनाया, और उस नैरेटिव में पूरे देश को फंसा के ये उस देश के वंचित जनता का शोषण कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं, 90 में चाइना और भारत की जो आर्थिक स्थिति थी एकदम सेम थी। 1997 में चाइना 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, भारत को 1 ट्रिलियन बनने में 2007 लगा। 2014 में जब यूपीए 2 गई है, उस समय 2.5-3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, अभी 3.5 की है। लेकिन चाइना इसी 2024 में 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। एक ही सेम स्थिति है। ऐसे कई एग्जांपल हैं जो उनको मैं आपको कोट करूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं धनंजय जी कि ये बीजेपी जो 2018-19 में मांग कर रही थी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, वही अब उससे मुकर रही है। कारण यह है कि उनको मालूम है कि एक बड़ा तबका है जो अगर उभर गया तो हमारी राजनीति और हमारा समाज में जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में अज्ञानता को अपना हथियार बनाया है बीजेपी ने। वो जानती है कि ओबीसी सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और ज्ञान के रूप में बहुत पीछे है, और उसको अभी हम बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे और ये मुश्किल होगा। जब अगर हम उनको इंपावर कर देंगे तो हमारा पॉलिटिकल स्पेस हमेशा के लिए चला जाएगा। वो इंपावर नहीं करना चाहते हैं, इसको ड्रैग करना चाहते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने शुरुआत की थी भारत में जातिगत जनगणना की
71 में, उसको ठीक से नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने क्षमा करिएगा 1871 में किया था उन्होंने, फिर उन्होंने 1872 में दोबारा किया, फिर 1891 में किया, हर साल करते रहे, और उन्होंने 1941 तक किया धनंजय जी। और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, और जो आंकड़े थे 41 वाले वो कलेक्ट नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, उन्होंने उसको छोड़ दिया। 31 के जो आंकड़े हैं भारत के पास, अभी भारत सरकार उसी पर काम कर रही है। आपको मालूम होगा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी भी यहाँ ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय है, और सारे आंकड़े अभी 31 के चल रहे हैं। देश आजाद हो गया, करीब करीब आप देख लीजिए कितने साल हो गए, लेकिन आजादी के बाद या अंग्रेजों के जाने के उस जातिगत जनगणना 2031 में 100 साल हो जाएंगे। 2031 में 100 साल हो जाएंगे, 90 साल बीत चुके हैं, और भारत जो है अपने ही लोगों के आंकड़े नहीं इकट्ठा कर पाया है। और एक और बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करता हूं, इसके फायदे क्या हैं? वो फायदे आप देखिए कि बिहार में क्या हुआ कि जब जातिगत सर्वे किया गया, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है, वो उसमें यह हुआ कि जो गरीब लोग थे उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, चाहे वो किसी तबका के थे, उसमें कम से कम और नए 20 लाख लोग जुड़े, क्योंकि वो आइडेंटिफाई ही नहीं किए जा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भारत के गरीबों के साथ भी अन्याय है, क्योंकि जितनी गरीबों के लिए भी स्कीम है, उससे भी बहुत सारे लोग अभी वंचित हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं उसके। जब तक वो नहीं किया जाएगा, तब तक भारत कोई स्टडी ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि भारत की गरीबी का अध्ययन पेरिस की एक संस्था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कर रही है, और उसने बताया कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के पास भारत का केवल 13% धन है। जो धन है उसमें हिस्सेदारी 13% है। ये हालत है।